हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स बिगिन। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो एक्टिव थी। एक्टिव किस चीज़ के लिए थी? इंडिपेंडेंस के लिए। किससे इंडिपेंडेंस चाहिए था? ब्रिटिशर्स से ऑब्वियसली। तो इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो नेशनलिस्ट्स थे उन्होंने बहुत टाइम दिया इमेजिन और प्लान करने में। वो क्या इमेजिन और प्लान करना चाहते थे? एक फ्री इंडिया, कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारा इंडिया कैसा रहेगा, कैसा होगा हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के एंड के बाद। तो ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर जो इंडियंस थे ना, उनको फोर्स किया जाता था रूल्स ओबे करने को। और जो ये बहुत वक्त से इंडियंस अथॉरिटेरियन रूल, मतलब अथॉरिटेरियन रूल का मतलब होता है जहाँ ना लोगों के पास कोई फ्रीडम ना हो कि वो खुद के लिए कुछ डिसाइड कर सके। तो इस सब से वो तंग आ चुके थे। इस सब से इंडियंस बहुत तंग आ चुके थे। तो कन्विंस हो चुके थे जब फ्री इंडिया होगा वहाँ पे डेमोक्रेसी ही होना चाहिए, जहाँ सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा और अलाउ किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट कर सके गवर्नमेंट के डिसीजंस में, गवर्नमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सके। इसके बाद कुछ लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप किया इंडिया में, और यही वो लोग थे जो मेंबर्स बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 में। टोटल में ये 300 लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप किया। और इन्होंने ये रातों रात नहीं किया। जो ये लोग 3 साल तक पीरियोडिकली मिलते रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया। तो अब आप पूछेंगे कि ये लोग जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता क्या है? तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, बॉडी ऑफ लीडर्स या ऐसा एक ग्रुप जिसके सामने एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टास्क था। उनके पास क्या टास्क था इम्पोर्टेंट? देश के लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। ठीक है, तो जिसके हिसाब से पूरी पूरी कंट्री चलने वाली थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे डाइवर्सिटी उनमें से एक है। हमारी कंट्री आपको पता ही है बहुत डाइवर्स है। यहाँ पे लगभग हर 250 किलोमीटर के बाद क्या होता है ना, लैंग्वेज बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लोगों का कल्चर, उनका लैंग्वेज कितना अलग है। वैसे ही राजस्थान में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज उनसे काफ़ी अलग है ना। तो इतनी डाइवर्सिटी को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में अकोमोडेट करना और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो हर ग्रुप का पर्सन एक्सेप्ट कर ले, ये अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके सामने और भी चैलेंजेस आ रहे थे। जब पार्टीशन हुआ ना, तो मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच में उस टाइम बहुत टेंशन का माहौल था, क्योंकि पार्टीशन ने कंट्री का एक हिस्सा अलग हुआ। उस वक्त पे एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि कंट्री में और दिक्कत ना हो, या हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में और मसले ना क्रिएट हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। और इनके सामने और एक बड़ा चैलेंज था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वक्त से ही कंट्री के अलग अलग जगहों में राजा रूल करते थे, और उनके जाने के बाद उन राजाओं के पास ऑप्शन था कि या तो वो पाकिस्तान से मिल जाए, या तो इंडिया से मिल जाए, या एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सके। तो इंडिया क्या चाहता था उस टाइम पे कि इन राजाओं को हम इंडिया में ही जोड़ते और पाकिस्तान में ना जाने दें। तो इन इंडियन स्टेट्स को अपने साथ रखना, इनको अपने साथ जोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस थे उस वक्त हमारे सामने। जैसे हमारा एक और इम्पॉर्टेंट था सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, वो भी बहुत ख़राब थी। तो हमें डेवलपमेंट की ओर जाना था, बिकॉज ब्रिटिशर्स यहाँ से तो चले गए थे, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं था उस वक्त में, बहुत गरीबी थी हमारी कंट्री में। तो इन सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था अपने आप में। मैं इस पूरे कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया
जिस कॉन्स्टिट्यूशन में एक विजन था जो कि आज तक चला आ रहा है, एक रास्ता दिखाया हमें कि हमारे देश को आगे कैसे बढ़ना है। डाइवर्सिटी और नेशनल यूनिटी दोनों को जोड़ के रखा कि ऐसा ना हो कि डाइवर्सिटी के चलते देश के टुकड़े ना हो जाए, उस चीज़ को भी ध्यान में रखा और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कंसर्न्स दिखाए गए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि हमारी सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो मैं बताना भूल गई, शायद मे भी आपके एग्जाम्स में एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।